चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कांकेर से, जहां बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम जारी है। भी खरीदने से रोक लगा दिया था। विधानसभा में जब कांग्रेस की ने इसका विरोध किया तब फिर से उसको समर्थन मूल्य में लाख वगैरह जो है उसकी कीमत बढ़ाने का काम हुआ था। भूपेश बघेल जी ने 65 प्रकार के वनोपजों को खरीदी का जो है सपोर्ट प्राइस में रेट तय किया और उसके वजह से आपके तेंदुपत्ता का जो है उसका दर बढ़ाया। इसके पहले जो सरकार होती थी खरीदती थी, उसके बाद जो बोनस में हम देंगे तो जूते, चप्पल, टिफिन, मतलब कमीशन खाने का एक जरिया इन लोगों ने जो बना के रखा था, उसको सीधा पैसा दे रहा है। भाई हमारे जो आदिवासी वर्ग के हैं या तेंदुपत्ता जो संग्राहक जो लोग हैं, उनकी चीज है, उनका पैसा है, वो उसको किस रूप में उपयोग करेंगे। उनको कपड़े लेने हैं, जूते चप्पल लेने हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करना है, हेल्थ में काम करना है, अपने घर बनाने में काम करना है, उनका अधिकार है ना। उनके निर्णय पे सरकार कौन होती है जो हस्तक्षेप करने वाली हो। तो सबसे पहले इस चीज को हटाने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। लघु वनोपज को क्या नाम से उनका सपोर्ट प्राइस तय किया। उसके साथ साथ सिर्फ सपोर्ट प्राइस तय करने से काम नहीं बनता, उसकी खरीदी की व्यवस्था और उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर। तो आज देख रहे हैं जैसे कांकेर में हमारे प्रभारी मंत्री जी ने भी बताया, उसको बड़े यूनिट्स लगाने से पहले जो हमारे नथियागढ़ नवागांव के पास जो लगा है करीब 5 करोड़ का, उसके अलावा छोटे छोटे यूनिट हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो लगाने काम किया, जहाँ पे हर्रा का जो है प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे लाख की प्रोसेसिंग यूनिट, हमारे कोदो, कुटकी, रागी। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले शुरुआत ये कांकेर से ही हुई। एक कुलगांव यहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर में आप जाके देखेंगे, और एक क्लस्टर वहां पे बनाया। वहां के लोगों से हम लोगों ने बातचीत की तो हमने इस बात को देखा कि धान से जो उनको आमदनी जो हो रही है वो लगभग 3 करोड़ के आसपास। ये 17 गांव का हम लोगों ने सर्वे कराया। वहीं के समूह सदस्यों को जो है हमारे जो आदिवासी युवा साथी हैं, राजेश भास्कर जी यहाँ बैठे भी हैं, इन लोगों के माध्यम से हम लोगों ने वो उस काम की शुरुआत की। और उसके बाद हम लोगों ने ये सर्वे किया कि जो वनोपज से जो है लोगों को कितनी आमदनी हो रही, तो लगभग 10 करोड़ रुपया। मतलब जहां पे ना आपको मेहनत करने की जरूरत, ना आपको बीज लगाने की जरूरत, ना खाद की जरूरत, ना निंदाई कटाई की जरूरत, ना 4 महीने इंतजार करने की जरूरत। आपके जो जंगल जो बचे हैं सिर्फ उनको बचाना है, आपको जंगल में 1 घंटे जाना है, वनोपज का संग्रहण करना है, मार्केट में ले जाके बेच देना है। तो ये जो है वहां पे किया और उसके वजह से यहाँ पे गांधी ग्राम की स्थापना की गई और छोटे छोटे यूनिट लगाकर। तो आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के समय में जिस आपका महुए की जो है सपोर्ट प्राइस जो है वो आपका 17 रुपए से सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया था। और ये सबसे आजीविका का सबसे बड़ा जो बस्तर का जो है महुआ जो रहा है, जिसको संग्रहण करते हैं, बेचने का जो काम करते हैं, 30 रुपए में वो हमारे समूह के माध्यम से खरीदी करवाया। कंपटीशन हुआ, 40 रुपए तक में व्यापारी लोगों ने खरीदा। कहां 17 रुपए 20 रुपए में जो खरीदी होती थी वो दुगने रेट में हुई। आप ये हर्रा जो है वो आपका जो है बगैर प्रोसेसिंग के 15 रुपए किलो में जो है हर्रा जो है सपोर्ट प्राइसेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा है। उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाए और उसके बाद जो है उस हर्रे के पाउडर की जो त्रिफला जो बनता है, हर्रे की जो पाउडर है उसकी कीमत 700 से 1000 रुपया किलो। और 2 किलो हर्रे में आपका 1 किलो जो है उसकी प्रोसेसिंग करने से जो है वो हर्रा का पाउडर बनता है। तो सोचिए कितना अंतर। तो ये लोगों का शोषण कितना होता रहा है। तो एक तो उसका ये कि हमको ये नहीं मालूम कि हमारी चीजें किस रेट में कहां बिकेगी। रायपुर में उसकी परचेसिंग का क्या रेट है, कि दिल्ली बंबई में क्या है या फॉरेन में क्या है। तो सरकार ने ये काम किया कि हम संग्रहण भी कराएंगे, खरीदेंगे, प्रोसेसिंग भी करेंगे और उसके बाद मार्केटिंग की व्यवस्था कराएंगे ताकि लोगों के जेब में ज्यादा पैसा जाने का काम किए। तो एक आर्थिक रूप से जो मजबूती और FRA जो जंगल को जो पिछली सरकार जो है वो ये समझती थी कि जंगल हमारा है, ये सरकार का है। सरकार ने बचाया क्या जंगल? जंगल को बचाने वाले ये सारे लोग बैठे हैं जो बस्तर में जो रहते हैं, हमारे आदिवासी पेशेवर के अनुसूचित जाति के जो भाई हैं। मैं उसी सवाल पे आ रहा था जी। पेसा कानून एक वो चेंज है जो घोषणा पत्र में वादा भी किया था आपने, बहुत सारी जगह उस समय जाना भी हुआ था। TS सिंहदेव साहब घोषणा पत्र बना रहे थे आपके साथ। जल जंगल जमीन की लड़ाई आदिवासियों की शुरू से शायद आगे भी चलती रहेगी। पेसा वो कानून है जिसकी मांग काफी समय से आदिवासी करता आया है। आपकी सरकार ने पेसा कानून दिया है, क्या लगता है कि वो आगे किस तरह से कारगर हो पाएगा इस पूरे इलाके में? देखिए ये जो पेशा का जो नियम है काफी वर्षों से जो है 15 साल से पहले जो है इसके कानून बन गए थे, लेकिन नियम नहीं बन पाए। पिछली सरकार 15 साल तक रही, लेकिन पिछली सरकार ने जो है पेशा का नियम नहीं बनाया, रमन सिंह जी की सरकार ने नहीं बनाया।
भूपेश बघेल जी की सरकार ने पेशा के नियम बनाए और अब 8 अगस्त 2022 को जो है ये पेशा के नियम लागू हुए। देखिए, हमारी जो सबसे पहली बात तो इस संस्कृति को समझने की जरूरत है। जो आदिवासी संस्कृति है, आप देखेंगे कि इनके जो फैसले होते हैं ये सामूहिक रूप से होते हैं। इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग के जितने भी क्रिया कर्म जो होते हैं या जो भी सामाजिक गतिविधियां होती है वो व्यक्ति के ऊपर होता है, लेकिन एक आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा समाज मिलकर उस काम को करता है। कोई भी चीज होती है, कोई गलत काम भी अगर समाज का कोई व्यक्ति करता है तो समाज में बैठक करके उसको दंड देने का प्रावधान है। तो चाहे जन्म हुआ तो पूरा समाज एकजुट होता है, मृत्यु भी होती है तो पूरा समाज जो संग्रहित करता है और जो भी उसमें खर्च जो आते हैं वो पूरा समाज उसको उठाता है। शादी ब्याह भी होता है तो पूरा समाज जुटता है, हर घर से उसको सहयोग दिया जाता है। तो एक सामूहिकता की भावना जो है इस समाज में है और पेशा कानून यही कहता है कि हम जो है जो अधिकार जो है जंगल का, हमारे जो गौण का वन खनिज हैं, वनोपज है, हाट बाजार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसका अधिकार जो है वो ग्राम सभा को होना चाहिए। पेशा यही कहता है। और ग्राम सभा का मतलब ये है, ग्राम सभा में रहने वाले जो भी मतदाता हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हो, जनजाति के हो या पिछड़े वर्ग के लोग, उनके बीच में बैठ के इसके जो है मद्य निषेध का फैसला का अधिकार पेशा को है। तो ये सारे साहूकारिता पे जो है नियंत्रण का अधिकार पेशा के अंतर्गत दिया है। तो ये अधिकार जो है जो उनका मौलिक अधिकार रहा है आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का, तो ये भूपेश बघेल जी की सरकार ने ये सबसे बड़ा निर्णय करके वो अधिकार उनको दिया है ताकि जल जंगल जमीन को लेकर वो उसका फैसला करें, उसका सदुपयोग करें, क्योंकि वो बचा भी रहे तो ये अच्छे तरीके से सदुपयोग करेंगे और इसको बचाने का काम भी करेंगे। मैडम, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 1 नवंबर धान खरीदी की मांग होती थी, 1 नवंबर धान खरीदी का वादा आपने किया और 1 नवंबर से धान खरीदी भी शुरू की। उसके बाद बेरोजगारी भत्ता एक बड़ा मुद्दा, 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदना ये तीसरा बड़ा मुद्दा। कितना फर्क पड़ेगा इस 20 क्विंटल, क्योंकि छत्तीसगढ़ आज भी कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के हर घर में किसान रहता है और जिसने किसान को साध लिया उसने पूरे प्रदेश को साध लिया। बिल्कुल, इससे फर्क तो पड़ेगा ही कि हम अपने किसान भाइयों को कैसे सहयोग के। सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री जी सोचे कि हमारे छत्तीसगढ़ में अधिकतर हमारे छत्तीसगढ़ के लोग किसानी करते हैं, व्यवसाय बहुत कम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे किसान भाई, इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम करना हमारा दायित्व है। ये समझ के हमारे मुख्यमंत्री ने शुरू से, आप देख रहे होंगे, चाहे उनके कर्जा माफी की बात हो। आप जानते हैं कि किसान गांव में किसान पहले क्या होता था, कर्ज पैदा होते थे तो कर्ज लेते थे और अंतिम समय में भी कर्ज में ही मर जाते थे। परंतु इस स्थिति को सुधारने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी कदम उठाई और सबसे पहले उनकी कर्जा माफी की। उसके बाद आप लोग देखे होंगे 2540 में धान खरीदे, उसके बाद देखे इस साल आपने 2640 में धान खरीदे, उसके बाद अभी देख रहे हैं कि आप 2800 में खरीदने का भी घोषणा हो गया और 20 क्विंटल धान खरीदने की बात हो गई। तो मुझे लगता है आज हमारे किसानों की जो पाई पाई खरीदने की घोषणा हमारी सरकार ने की थी, हमारे मुखिया ने किया था, वो आज पूर्ण हो गया। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत सुधार होगी, क्योंकि जो यही हमारे अन्नदाता हैं, अगर इन्हीं की परिस्थिति खराब होगी तो हमारा छत्तीसगढ़ का विकास असंभव है। हम सब जो आज यहाँ खुश हैं या हमारे छत्तीसगढ़ के लोग खुश हैं, हमारी व्यापार बढ़ रही, व्यापारों की व्यापार बढ़ रही है, ये हमारे किसान भाइयों के कारण ही बढ़ रही। अगर किसान भाई के पास ही मार्केट में उनके पास पैसा आएगा तभी तो मार्केट चलेगी। आज हाट बाजार की रौनक हमारे किसानों से ही रहता है, हमारे गांव के हमारे भाइयों से ही रहता है। हमारे व्यापार भी, शहर में भी आप व्यापार देखेंगे कि जैसे ही आपके धान खरीदी चालू होता है, पैसा उनके खाते में आते हैं तो हमारे व्यापारियों के दुकान में भी रौनक बढ़ जाती। आज बोल रहे थे ना, ट्रैक्टर खरीदने की बात हो, मोटरसाइकिल खरीदने की बात हो, तो हमारे कांकेर जिला में तो सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर खरीदी गई है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे किसान भाई बहुत खुश है और हमारी सरकार की प्राथमिकता है किसान गरीब। आप मजदूर न्याय योजना भी देख रहे होंगे, हमारे गरीब भाइयों के लिए
अभी हमारे युवा बेरोजगारों की बात है तो उनका भी 1 तारीख से चालू हो गया है। और इसमें हमारे विपक्ष के साथी भले चिल्लाते रहे, उनके चिल्लाने से कुछ नहीं होता। उनके पहले ही हमारे मुख्यमंत्री सोच के रखें कि हमारे छत्तीसगढ़ में किसान, गरीब, महिला, बेरोजगार, इन लोग को जो जरूरत है, जो उनकी जो आवश्यकता है, उनको हम पहले पूरे करेंगे, तभी हमारे छत्तीसगढ़ का विकास संभव है। राजेश जी, CMIE ये आंकड़े जारी करता है बेरोजगारी के 0.1-0.2% बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में कहते हैं। विपक्ष कहता है फिर बेरोजगारी भत्ता देंगे किसे? जब छत्तीसगढ़ में बेरोजगार है ही नहीं तो कौन सा डेटा आप लोग तैयार कर रहे हैं? किसको बेरोजगारी भत्ता देंगे, किस तरह से देंगे? क्योंकि अभी भी सदन में भी जो जवाब आया बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आया कि किसको मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंडीशन आप लोगों ने डाली है। उसको और सरल करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, एक तो पूरे देश में एक प्रकार कोई इसके रजिस्ट्रेशन का केंद्र सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक एक्चुअल जो है डाटा क्या नाम से होगा। इसलिए एक निजी संस्था जो इस प्रकार के जो सर्वे करती है उसको एक सपोर्ट के लिए जो है वो राज्य सरकार यूज कर रही है। और जो हर जिले में अपना जिला रोजगार जो कार्यालय है, जहां पे ये शुरू से आज के नहीं पहले से व्यवस्था क्या नाम से रही है, जिसमें पंजीयन क्या नाम से बेरोजगारों का जो होता है, जो बेरोजगार साथी करते हैं, इनके जो शुरुआत में भी आपको याद होगा बेरोजगारी भत्ता देने की बात मध्य प्रदेश के समय में भारतीय जनता पार्टी ने की थी। तो और ये कहते हैं कि भाई आप बेरोजगारों को दो, उसके लिए रजिस्ट्रेशन की क्या आवश्यकता है? तो भाई जो आदमी बेरोजगार है वही तो रजिस्ट्रेशन कराएगा। मेरा बेटा अगर क्या नाम से नौकरी में है या किसी और स्वरोजगार में अगर है तो वो क्यों बेरोजगारी के लिए अपना वहां पे रजिस्ट्रेशन कराएगा? तो शुरू से इसीलिए ये व्यवस्था रही है। पहले जो इसके पहले जो व्यवस्था थी कि रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होता था और जो भी वैकेंसियां सरकारी विभाग में जो निकला करती थी जिला स्तर पे, वो डायरेक्टली जिला रोजगार कार्यालय से वो बेरोजगारों के लिस्ट मांगे जाते थे और उसके आधार पे जो है उनके इंटरव्यू पे कॉल किया जाता था। मैं खुद बेरोजगार रहा हूं तो मुझे कॉल आया, मैं खुद क्या नाम से गया हूं, तो वो व्यवस्था होती थी। तो आखिर कोई ना कोई एक व्यवस्था तो होगी ना कि भाई जो बेरोजगार जो हैं वो वहां पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा, ये नियम शर्तें इसलिए लगाई जाती है कि जो पात्र लोग हैं उनको बेरोजगारी भत्ता मिलनी चाहिए। तो इसलिए आवश्यक है कि भाई जो बेरोजगार है तो वो बेरोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। दूसरी चीज, जो रोजगार की जो आवश्यकता उसको है, जो गरीबी रेखा के जो नीचे हैं, क्लास 3 क्लास 4 जो एम्प्लॉइज हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, तो सरकार ने भी व्यवस्था को जो किया है वो। और इसमें ये भी देखेंगे कि कहीं पे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि लगातार चलने वाली जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन, ये नहीं कि जो 1 तारीख को कराएगा या इतने दिन में कराएगा। ये तो 2 साल के लिए अभी सरकार ने निर्णय लिया है। आने वाले समय में इसको और भी बढ़ाया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा अगले कार्यकाल में और इनके जो पूरी छानबीन करके दिया जाएगा, ताकि एक तरफ अगर हम किसी को भी बेरोजगारी भत्ता देने लग जाएं तो इनके पेट में दर्द होगा कि आप पात्र लोग को आप दे रहे हो। आपके पास आपने जो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, इससे जोड़ के मैं बात को रखता हूं कि इसके लिए कोई डाटा नहीं, आप केंद्र सरकार ने सर्वे नहीं किया 2011 के बाद से। तो जो आप गरीबी रेखा में जो ऊपर चले गए हैं, जो नीचे चले गए हैं, तो इसके लिए आवश्यक है, चाहे उसको स्कॉलरशिप देने की बात हो, चाहे आवास उसको देने की बात हो, या रोजगार देने की बात हो, मकान देने की बात हो, उनको लोन देने की बात हो, उनको सब्सिडी देने की बात हो, तो इन गरीब तबके के जो लोगों की किसी भी सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, जो समाज में जो पिछड़े हैं, जो सामने जिनको आने का अवसर नहीं मिल पाया, चाहे वो जातिगत आधार पे हो, चाहे वो आर्थिक आधार पे हो, तो इसके लिए आवश्यक है कि इसकी क्या नाम से होनी चाहिए। और इसलिए 1 तारीख से जो है उसकी गणना भी माननीय मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं, ताकि दोनों चीजों का इसमें ये होगा कि गरीबों को जो पात्र पाए जाएंगे उनको बेरोजगारी भत्ता भी क्या नाम से मिले और उसकी एक सही जांच हो, ताकि अपात्र लोग जो है इसका फायदा ना उठाए, वो गरीबों का हक जो है मारने का काम ना करें। इसलिए ये चीजें जो है नियम बनाए गए हैं। मैडम, महिला बाल विकास मंत्री भी हैं, समाज कल्याण भी आपके पास है और खुद भी आप महिला हैं। कहा जाता है कि महिलाओं ने बहुत वोट किया था पिछले बार कांग्रेस को, शराबबंदी का एक वादा था, जो कहा जाता है कि विपक्ष कहता है कि गंगा जल लेकर कसम खाई थी आपने। फिर चुनाव नजदीक है, बड़ा मुद्दा ये बनकर कहीं ना कहीं 2023 के चुनाव में सामने आएगा। क्या स्टैंड है सरकार का इस विषय को लेकर, चूंकि शराबबंदी का वादा बहुत पुराना है, घोषणा पत्र में भी आप लोगों ने शामिल किया था? बिल्कुल, सरकार कोशिश भी कर रही है और विभागों के द्वारा भी
नशा मुक्ति के लिए हमारे समाज कल्याण के माध्यम से बहुत प्रयास भी किया जा रहा है। पर इसमें मुझे लगता है कि ठीक है, सरकार तो कोशिश कर रही है अपनी, और कई समितियां बना के, मतलब अभी 2-3 राज्यों में जाके समिति ने इनकी छानबीन भी किया है। उनमें रिपोर्ट जो होगा अभी सीएम साहब के पास समिति ने पेश किया होगा। पर मुझे लगता है कि इसमें हमारे जो समाज है, हमारे पंचायत है, सभी लोग को इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार बहुत सी ऐसे काम करती है, परंतु उसमें जब तक समाज और जनता हमारे साथ नहीं देंगे, इनकी सहयोग नहीं रहेगी, तो हम इस ओर जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में हम कामयाब नहीं होंगे। इसलिए हमको समाज और जनता की भी सहयोग की जरूरत है। हमारे मुखिया चाहते भी हैं और हम लोग भी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि ये नशा नाश की जड़ होती है, तो इसके और हम सबको साथ मिलके मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि मैं देखी हूँ कि नशा मुक्ति के लिए हम लोगों ने गांव-गांव में इसके लिए समाज कल्याण विभाग बहुत प्रयास भी कर रहे हैं, और पंचायतों के माध्यम से भी हम लोगों ने कोशिश की कर रहे हैं, पर उतनी सफलता नहीं मिल रही है। पर चाहते हैं कि अगर जन सहयोग इसमें आगे आए तो जरूर इसमें हमें सफलता मिलेगी। घोषणा पत्र जब बन रहा था तिवारी साहब, तो आप भी थे उस समय, बहुत अच्छे से याद है। ये पॉइंट शामिल करने का उद्देश्य क्या था? जी, एक तो जो गंगा जल लेने की जो बात कही गई थी, भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है, कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के, और उस समय आरपीएन सिंह थे कांग्रेस में, वो आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनसे उनको पूछना चाहिए। कांग्रेस ने गंगा जल लेकर 2 बातें कही थी, एक तो कर्जा माफ और दूसरा 2500 रुपए में धान की खरीदी की जाएगी, इस मुद्दे को लेकर। दूसरा जो शराबबंदी को लेकर जो है, ये जो पेशा का जो नियम 8 अगस्त 2022 को बना, हमारे घोषणा पत्र में, चूंकि मैं सदस्य भी था, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रदेश में शराबबंदी की जाएगी। अनुसूचित अधिसूचित क्षेत्रों में ये अधिकार ग्राम सभा को होगा। और ये हमने, अब आपको बता दूं, 146 जो हमारे राजस्व ब्लॉक हैं पूरे प्रदेश में, उसमें 85 जो ब्लॉक हैं शेड्यूल एरिया के आते हैं, जहां पे पेशा के नियम लागू हो गए हैं। तो 85 ब्लॉकों में जो है, वहां के ग्राम सभा को ये अधिकार, मतलब 6000 लगभग गांव को ये अधिकार हमारी सरकार ने घोषणा पत्र का पालन करते हुए दे दिया कि ग्राम सभा उसको तय करे। और आदिवासी समाज में भी अब इसकी जागरूकता आ रही है। अब वहां पे बात हो रही है कि भाई इसकी शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन बहुत से जो रीति रिवाज और परंपराओं में जो ये चीजें हैं, इसलिए हमने ये अधिकार, जो कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया था, घोषणा पत्र में शामिल किया था, और सरकार ने भी जो फैसला किया है कि जो पेशा के जो कानून जो बने हैं, पूरे देश के लिए कानून है, छत्तीसगढ़ के लिए कानून नहीं है, पेशा का जो कानून जो बना है, ये पूरे देश के शेड्यूल एरिया के लिए कानून बना है, जिसमें यह प्रावधान स्पष्ट रूप से है कि किन किन चीजों को शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा को अधिकार होगा, जिसमें मद्य निषेध का अधिकार भी हमारे ग्राम सभा को है। तो ये अधिकार दे दिया है। अब जो जैसे जैसे ग्राम सभा अपनी प्रस्तावित करेगी, उनमें जागरूकता लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसको किया जा रहा है। गुजरात में कितने सालों से आपकी शराबबंदी है? 7000 करोड़ का अवैध शराब का वहां पे व्यापार होता है। ये कोई भी जाके पता कर ले, कोई भी आदमी आज गुजरात चला जाए, उनको घर बैठे शराब उपलब्ध होता है। तो ऐसी शराबबंदी से क्या फायदा? जैसे मैडम ने भी कहा कि ये ऐसी सामाजिक जो बुराई है, और इसी वजह से सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, जो दूसरे प्रदेशों में जाके, बिहार में भी, गुजरात में भी, और भी जहां जहां पे ये है, अध्ययन भी कर रही है। और उसके साथ साथ अब ये भी देख रही है कि हम कहीं अवैध शराब की बिक्री ना हो। हम एक तरफ हम करते हैं, दूसरे नशे के माध्यम से जो इससे और खतरनाक जो नशे हैं, उसका सेवन करने तो लोग लग जाएं। तो इसी वजह से ये जो ग्राम सभा को जो शेड्यूल एरिया में जो अधिकार दिया गया है, उसके पीछे ये रीजन है कि सामान्य क्षेत्र और शेड्यूल एरिया में, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में जो फैसले जो होते हैं, वो पूरे गांव के अंदर बैठ के जो है सामाजिक स्तर पे फैसले होते हैं, और उसको सब मानता है, और इसी वजह से ये अधिकार उनको दिया गया। यही जागरूकता जो है आपके सामान्य क्षेत्रों में भी आएगी, और लोग अपने आप जो है शराब पीना बंद करेंगे। महिलाओं में काफी जागरूकता है, और महिला बाल विकास के द्वारा इसमें प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से फिर इससे जो है शराबबंदी की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि अवैध रूप से या उसके दुष्परिणाम, जैसे बिहार में नकली शराब पी के सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई, वो हम नहीं चाहते कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को जो है किसी भी प्रकार की जान माल की हानि हो।
एक अंतिम सवाल बस राजद जी, आपको तो जिम्मेदारी दी गई है संसदीय सलाहकार की। ये ऐसी जिम्मेदारी है कि आपको विधायकों के साथ समन्वय भी बनाना है और उनको संतुष्ट भी करना है। हो जाते हैं संतुष्ट कि थोड़ा सी कठिनाई जाता है? नहीं, मेरे ख्याल से भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे विधायकों से भी बातचीत आप लोग करेंगे, उस सवाल का आपको उनसे ही जवाब बेहतर मिल जाएगा। जितने विधायकों के रिकमेंडेशन पे इस प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं, जितनी भी योजनाएं आप देख रहे हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो योजनाएं जो बन रही है, देखिए विकास का मायने सिर्फ सड़क या बिल्डिंग बनाना नहीं है। विकास का मायना ये है कि हर व्यक्ति के घर में जो है परिवर्तन होना चाहिए, आर्थिक रूप से वो सक्षम होना चाहिए, वो शिक्षित होना चाहिए, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो इसीलिए आप बस्तर में जितने भी स्वास्थ्य की सुविधाएं, एजुकेशन की सुविधाएं और खासकर जो मैंने कहा कि वनोपज को लेकर जो फैसला जो किया गया उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, और जिस मिलेट्स के बारे में मैंने बीच में मैं रह गया था, उसकी शुरुआत इसी क्षेत्र से, आप जो ये बैठे हैं यही आपका क्लस्टर है जहां पे 17 गांव के लोगों ने इसकी शुरुआत हुई। आज पूरे देश में चर्चा हो रही है कोदो, कुटकी, रागी, इसकी जो है, जो पहले हंसी उड़ाया करते थे। तो आज ये सारी जो योजना ये हमारे विधायकों के माध्यम से जो रखी गई है माननीय मुख्यमंत्री की वजह से, इसलिए आज करोड़ों के विकास के काम इनके क्षेत्रों में हो रहे हैं। क्योंकि कोई भी विधायक हो, सबसे बड़ी ये उनकी ये होती है कि भाई उनके कहने से उनके क्षेत्र में विकास के काम हो, वहां पे बेरोजगारी ना हो, वहां पे आर्थिक असमानता ना हो, वहां की सड़कों का जो है जाल बिछना चाहिए, सिंचाई की सुविधा हो। और सबसे बड़ी बात, चूंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है किसान बाहुल हमारा पूरा प्रदेश है, 90% से ज्यादा हमारे कृषक जो लोग हैं, तो सबसे बड़ी जो इनकी मंशा के अनुरूप जो है धान का जो है जो खरीदी जो की जा रही थी, हमने 2500 रुपए कहा था, 2640 रुपया खरीदी हुई है। और अभी जो अब चुनाव के चलते चलते जो फिर जो धान की जो खरीदी होगी, नई सरकार हमारी बनेगी, उसमें 2800 रुपए से जो धान की खरीदी होगी। हम पिछली सरकार की तरह नहीं है कि हम 2400 रुपए में लेंगे या 300 रुपए बोनस देंगे, तो जब चुनाव का वर्ष आ रहा है, विधानसभा लोकसभा का दे रहे हैं, उसके बाद बंद कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो हमारे विधायकों में जो खुशी है, इसलिए समन्वय बनाने में दिक्कत नहीं होती कि उनकी बातों को सरकार में बैठे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे मंत्री जी सुनते हैं और उनके आधार पे प्रशासनिक अमला भी जो है इनके सुझावों पे जो काम करता है। इसलिए जो है हर स्तर पे हमारे विधायक भी और हमारे संगठन के लोग भी जो है इसमें काफी खुश हैं, और इसी वजह से इनके ही ताकत से आने वाले समय में फिर से हम सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।